अच्छा बेटा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो ग्रुप टू मेटल से रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, ग्रुप वन लास्ट हमने जो पढ़ा था वो कास्टनर कैलनर रिएक्शन पढ़ा था। एंड उसके अंदर हमने बेसिकली कॉस्टिक सोडा बनाया था, बेसिकली जिसको आप कहते हो NaOH से। तो NaOH से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस जो है ना, आप लोगों के रह गए हैं। ठीक है, तो वो मैं अभी बेसिकली फर्दर आगे और लेक्चर्स में कंप्लीट करवाऊंगा। मैंने सोचा था ये लास्ट लेक्चर होगा, लेकिन ये लास्ट लेक्चर हो नहीं सकता क्योंकि आप लोगों का क्या बोलते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं चीजें, क्या बोलते हैं, मतलब आप लोग का सिलेबस बहुत ज्यादा है। सही है। और मैं बेसिकली एक एक चीज कंप्लीट करवाना चाह रहा हूँ, तो एक एक चीज बिल्कुल, हर एक चीज जो बेसिकली डिफरेंट किताब और डिफरेंट बुक्स को उठा के डिफरेंट वेबसाइट से ढूंढ ढूंढ के, तो ये प्रॉपर मैं नोट्स बना रहा हूँ, चीजें ढूंढ ढूंढ के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो बेसिकली टाइम लगता है बच्चों, और मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग का पेपर बहुत अच्छा हो, हर एक चीज आती हो, तो इसलिए थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा होगा। बहुत सारी किताबों में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गायब है। सही है, आपको डिफरेंट बुक्स वगैरह देखनी पड़ेगी। तो मैं वही आप लोग के लिए आसान कर रहा हूँ, डिफरेंट बुक्स का मटेरियल और ये चीजें एक ही जगह पे कलेक्ट करके। तो ये लास्ट लेक्चर मैंने सोचा था, पर देखो इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो अभी कंटेंट बहुत ज्यादा है एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड। तो जितनी सारी बेसिकली जितनी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए वो सारी नॉलेज में इन लेक्चर्स में आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी 1 से 2 लेक्चर और हैं इसके अलावा। सही है। इसके बाद इंशाल्लाह टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्रुप टू, आज हम ग्रुप टू स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ग्रुप टू को आप अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते थे। एंड एक मिनट, ग्रुप टू को आप अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते थे। ओ किधर ही चला गया। एंड ग्रुप टू अल्कलाइन अर्थ मेटल में अगर हम बात करें, तो पहला आता था बेरिलियम। उसके अगला आता था, हम बात करें तो मैग्नीशियम। फिर आता था कैल्शियम, फिर आता था स्ट्रॉन्ट्रियम, फिर आता था बेरियम, फिर आता था रेडियम। रेडियम रेडियो एक्टिव होता था। ये सब हमने इनिशियल लेक्चर में बेटा बात क्लियर कर ली थी, लेकिन ये कि मैं बार बार इसको लिखता इसलिए हूं ताकि तुम लोगों को याद रहे, क्योंकि लोगों को पीरियोडिक टेबल याद नहीं होता है डाउन द ग्रुप वाला। तो ये चीज एटलीस्ट ग्रुप वन ग्रुप टू तो याद कर लो यार, डाउन द ग्रुप। सही है कि किस तरह आ रहे हैं। सही है, ये इतना तो याद होना चाहिए। और बार बार पीरियोडिक टेबल को इस्तेमाल करके चीजें करोगे ना तो याद हो जाएगा। बैठ के एकदम बैठ के सिर्फ पीरियोडिक टेबल रटने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा। पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखो, सवालात सॉल्व करो। तो जितने ज्यादा सवाल पीरियोडिक टेबल को इस्तेमाल करके सॉल्व करते रहोगे वो वैसे ही मेमोराइज हो जाएगा। आपको वैल्यूज एक वक्त आएगा खुद ही, क्योंकि आप बार बार उसका कंटिन्यूस यूज कर रहे हो, बार बार देख रहे हो वैल्यू, इसका प्रोटॉन नंबर क्या है, इसका मास नंबर क्या है। सो आपको ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। अब इधर सुनना। तो हम सबसे पहले ट्रेंड की बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप टू मेटल्स में, कि भाई डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडिया, एटॉमिक वॉल्यूम, आयनिक रेडिया में क्या ट्रेंड है। यानी दे इंक्रीज या डिक्रीज, या कोई और एक्सेप्शन है इसमें कि नहीं है। सो बेसिकली याद रखना है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा तो एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ेगा और आयनिक रेडियाई भी बढ़ेगा। सही है? ये याद रखना। सो डाउन द ग्रुप आप जाते हो तो एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक वॉल्यूम, आयनिक रेडियाई, ये तीनों चीजें डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। अब इसका रीजन क्या है अगर हम देखें, ये देखो बेरिलियम, बेरिलियम का जो प्रोटॉन नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20। सही, मैं 3 बनाए मैंने। मैंने इनको बेसिकली ड्रॉ किया इनके एटम्स को। तो देखो बेरिलियम में 2 शेल आ रहे हैं, मैग्नीशियम में 3 शेल आ गए, कैल्शियम में 4 शेल आ गए। सो ये देखो हो ये रहा है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। और खुद देखो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, एंड इसी तरह आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। और वहां पे भी क्या रीजन लिखोगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं डाउन द ग्रुप। So the point is, as you move down the group, number of shell increases and atomic radii, atomic volume, ionic radii also increases. So down the group ये तीनों के अंदर ट्रेंड किया है कि ये इंक्रीज होते हैं। अच्छा, एक और बात अब याद रखना, कि जैसे जैसे अगर तुम सी इनके बेसिकली, अब हम अल्कली मेटल ग्रुप वन मेटल से आते हैं, इनके बराबर में जो इनके ग्रुप वन मेटल्स हैं। ठीक है, ये ग्रुप टू है। और ग्रुप वन की बात करें तो सबसे पहले आ रहा है लिथियम, लिथियम होता है 3। फिर आता है सोडियम, सोडियम होता है 11। फिर इसके बाद ग्रुप वन में आता है आपका पोटेशियम, पोटेशियम होता है 19। तो थोड़ा सा कंपेयर करो, तो ये जो प्रोटॉन नंबर है, प्रोटॉन नंबर में फर्क है। ये देखो कि फर्क है, एक एक का फर्क है लेकिन फर्क है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप टू मेटल्स का जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस, वो किस वजह से आएगा, प्रोटॉन से आएगा। सो अगर हम देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
ग्रुप 2 में ज्यादा है अगर हम सेम पीरियड में कंपेयर करें, यानी लिथियम को बेरिलियम बेरिलियम से कंपेयर करें, सोडियम को मैग्नीशियम से करें, पोटेशियम को कैल्शियम से करें, तो न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप 2 का ज्यादा है। तो हमें ये बात नजर आई कि एज कंपेयर टू ग्रुप 1 मेटल्स, ग्रुप 2 का जो एटॉमिक रेडिया है वो आपको थोड़ा सा कम मिलता है। अब ये बताने की क्या जरूरत मिली, मतलब बेसिकली स्मॉलर मिलता है, ये बताने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, बिकॉज यही आपको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के दरमियान डेंसिटीज एंड हार्डनेस ऑफ मेटल बताएंगे। सही है। सो बेसिकली ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए, थोड़ा सा कंपैरिजन बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 भी आना चाहिए। सही है, जैसे मैंने थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, इन सब की बातें बताई थी। सो बेसिकली ये कंपैरिजन, थर्मल डीकंपोजिशन बताया था कि ग्रुप 2 के नाइट्रेट इस तरह डीकंपोज करते हैं, ग्रुप 1 के इस तरह करते हैं, फिर एक्सेप्शन से कहते हैं। तो ये कंपैरिजन का आइडिया होना चाहिए बच्चों। एमसीक्यूज में मेन टारगेट यही होता है। सही है, यही सवाल पूछे जाते हैं आपसे। सो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। सही है। सो क्या लिखा है, द एटॉमिक रेडिया ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्मॉलर देन दोज ऑफ अल्कली मेटल, यानी ग्रुप 2 का जो एटॉमिक रेडिया है वो ग्रुप 1 के मुकाबले छोटा है। क्यों? क्योंकि हायर न्यूक्लियर चार्ज है ग्रुप 2 का। सही है। और क्या कह रहा है, इन द सेम पीरियड, ऐसा नहीं कि तुम लिथियम को मैग्नीशियम से कंपेयर करो, ये मत करना। एक सेम पीरियड में कंपेयर करके देखो, लिथियम को बेरिलियम से, सोडियम को मैग्नीशियम से, पोटेशियम को कैल्शियम से, फर्दर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर रुबिडियम आता है, रुबिडियम को स्ट्रोंडियम से, सीजियम को बेरियम से, फ्रेंशियम को रेडियम से, इस तरह कंपेयर सेम पीरियड में। सही है। सो ये अब अगला ट्रेंड बच्चों, अगला ट्रेंड जो है वो है ट्रेंड इन फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये मैंने क्या बोलते हैं, डेटा बुकलेट से ये मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी लिखी है, थोड़ा सा देखो खुद नजर आ जाएगा। बेरिल डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पे पहले फोकस करो। डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो ये देखो कम हुई, फर्दर और नीचे गए तो और कम हुई, और नीचे गए तो और कम हुई, और कम हुई। लेकिन एक एक्सेप्शन आ रहा है कि जब बेरियम से रेडियम की तरफ जा रहे हो तो देयर इज अ इंक्रीज। सही है। अच्छा, अब सेकंड को भी कंपेयर करो, डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बट देयर इज एक्सेप्शन बिटवीन बेरियम एंड रेडियम, कि वहां पे आपको इंक्रीज दिख रहा है। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, जनरल ट्रेंड यही है। फर्स्ट हो सेकंड हो, दोनों आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है बच्चों। लेकिन जो बेरियम से रेडियम आप जा रहे हो तो वो आपको दिख रहा है कि देयर इज अ लिटिल इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये एक्सेप्शन आपने याद रखना है। जनरल ट्रेंड ऐसा क्यों हो रहा है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रही है, तो बेटा ये ग्रुप 1 के अंदर भी हमने पढ़ा था, लेकिन मैं एक और दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमने ऊपर देखा, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, अंदर देखो, डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब होता यह है कि ये जो बीच में न्यूक्लियस है, ये आपका जो यहाँ न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो क्या होता है बेसिकली, न्यूक्लियस क्या होता है, वैलेंस, वैलेंस शेल से काफी दूर होता चला जाता है जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। अब ये देखो, ये वैलेंस शेल है, इसकी न्यूक्लियस से दूरी देखो, ये वैलेंस शेल है, इसकी न्यूक्लियस से दूरी देखो, अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, शेल है, इसकी न्यूक्लियस से दूरी देखो। तो जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल्स की दूरी बढ़ती जा रही है। ठीक है, पहली बात ये बात आनी चाहिए समझ। दूसरी बात ये समझ आनी चाहिए कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं ना, तो एक शील्डिंग इफेक्ट होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, गौर से सुनना। शील्डिंग इफेक्ट होता है क्या है कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दिस वन, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करते हैं, सारा न्यूक्लियर चार्ज शील्ड करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं हमें दे दो सारा न्यूक्लियर चार्ज, सारा जो न्यूक्लियस का प्यार है हमें दे दो। सही है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ ये चार्ज को पहुंचने नहीं देते हैं। सही है, न्यूक्लियर चार्ज को, तो इस वजह से भी अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो न्यूक्लियस से दूरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपको आयनाइजेशन एनर्जी। अब खुद सोचो, जब अट्रैक्शन ही कम हो रही है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाएगा ना, इनको कम हीट देनी पड़ेगी। सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि भाई इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो बेटा अब अट्रैक्शन कम है तो इनको एनर्जी कम देनी पड़ेगी निकालने के लिए, ये इजीली निकल जाएंगे। सो आयनाइजेशन एनर्जी इस वजह से डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, और दूरी फ्रॉम बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन कम हो जाती है। एंड आपको आयनाइजेशन एनर्जी यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन वो कम, बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब इसका मतलब ये है कि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये रिएक्टिव होते जा रहे हैं डाउन द ग्रुप। सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, मींस रिएक्टिविटी क्या होती है,
इंक्रीज होती है। एंड स्पेसिफिकली आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो लास्ट में है कि बेरियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और रेडियम की क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। जनरली तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन भाई रेडियम थोड़ा सा एक्सेप्शन दिखाता है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक्सेप्शन आपने याद रखना है, एंड ये ट्रेंड्स, जनरल ट्रेंड्स के रीजंस आप लोग ने याद रखने हैं। अब हम आते हैं ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट में। सही है, अच्छा ये जो एक्सेप्शन है ना बेटा, ये एक्सेप्शन को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रीजंस आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, इसके रीजंस क्लियरली डिफाइंड भी नहीं है, क्रिस्टलाइजेशन और उससे रिलेटेड है। सही है, तो अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, बिकॉज आपके सिलेबस में भी रिक्वायर्ड नहीं है ये चीज, बस आपको एक्सेप्शन पता होना चाहिए। तो बेटा ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि डाउन द ग्रुप जर्नली मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका सिंपल सी बात ये है कि बेटा मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा था, मेटालिक बॉन्ड्स पे या मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग क्या थी, तो हमने कहा था कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में पॉजिटिव आइन इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थी, मेटालिक बॉन्डिंग थी। ये मैंने बताया था जब हम ग्रुप 1 में मेटालिक बॉन्डिंग का डिस्कशन कर रहे थे। सो पॉजिटिव आइन इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब होता ये है कि बेटा ये पॉजिटिव आइन का साइज क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। अभी तुमने बात की कि ऊपर देखो आयनिक रेडिया है, क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। तो डाउन द ग्रुप ये जो कैटाइन पॉजिटिव आइन का रेडिया है ये इंक्रीज हो रहा है। सो अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस पॉजिटिव आइन डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि जितना बड़ा चार्ज टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उतनी अट्रैक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। जितनी अट्रैक्शन कम हो रही है तो इसी को आप मेटालिक बॉन्डिंग कहते हो, कि इलेक्ट्रॉन्स और इन पॉजिटिव आयन के दरमियान जो बॉन्ड है, जो अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसी को आप मेटालिक बॉन्ड कहते हो। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप रेडिया है, आयनिक रेडिया इंक्रीज हो रहा है, तो ये अट्रैक्शन कम हो रही है, ये फोर्सेस कम हो रही है, तो मेटालिक बॉन्ड वीक हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बस एक्सेप्शन क्या है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम को देखें, तो जो इनका है डाउन द ग्रुप जाते हुए, देखो मैग्नीशियम ऊपर है ना, अप द ग्रुप है, कैल्शियम डाउन द ग्रुप। तो यहाँ एक्सेप्शन ये है कि कैल्शियम का आपको मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा मिलता है, मैग्नीशियम का कम मिलता है। लेकिन जनरल ट्रेंड ये है कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। और पढ़ लो रीजन मैंने क्या लिखा है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज मेटालिक बॉन्डिंग weakens down the group because ionic radii increases down the group। और अगर यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, आयनिक रेडिया इंक्रीजेस की जगह चार्ज टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, सॉरी, चार्ज टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है और चार्ज वैसा का वैसा ये कांस्टेंट है, तो डिक्रीज हो रहा है। सही है, ये थोड़ी सी पॉइंट गलत हो गया था, चार्ज टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज हो रहा है। सही है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। एंड इसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड वीक पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपका मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये एक्सेप्शन याद होना चाहिए बेटा। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड पे आते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड पे आते हैं जल्दी से। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखते हैं कि ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहली बात है क्या, तो ये मैंने ग्रुप 1 के लिए भी बताई थी, एक और दफा वापसी रिपीट करता हूं। ये किसी भी एटम की पावर है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितनी पावर से खींचेगा, उसको आप कहते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन, फ्लोराइड बोल दिया मैंने, फ्लोराइड तो आइन है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बेटा याद रखना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आता है एमसीक्यूज में, बताओ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, तो बच्चों को नहीं पता होता है। सो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो है फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन तकरीबन 4.0 के आसपास है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों। अब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाओगे ना तो वो डिक्रीज हो रही है, बात वही है कि एटॉमिक रेडिया इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से दूरी क्या हो रही है, बहुत ज्यादा दूरी बढ़ रही है, क्योंकि न्यूक्लियस जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स डाउन द ग्रुप जा रहे हो बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहे हैं, एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहे हैं, तो बेटा बाहर वाले शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से दूरी आपकी बढ़ रही है। तो न्यूक्लियस की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ रही है उस शेयर्ड पेयर से, तो अट्रैक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। सो कोई भी एटम की जो पावर है उस इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्या हो जाएगी, डाउन द ग्रुप जाते जाते कम हो जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। रीजन क्या है, आप सिर्फ ये बोलोगे कि एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस है फ्रॉम द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो रहा है, वो काफी दूर है,
तो अट्रैक्शन वीक हो रही है। सो पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या हो रही है, कम हो रही है। सो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडिया इंक्रीजेस, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ये बात आनी चाहिए बच्चों समझ, ये सब लिखा हुआ है। मैं अगर थोड़ा छोटा कर लूं तो तुम लोग क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लो एक दफा। एक मिनट रुको, मैं ऊपर ले जाता हूँ जल्दी जल्दी, मैं 5-5 सेकंड देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो सारी। ओके, अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। एक मिनट रुको, इसको मैं एडजस्ट कर लूँ। ले लो जल्दी से, ये ट्रेंड्स और ये चीजें आनी चाहिए बेटा तुम लोग को। इसका ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, और अब इसका ले लो इस ट्रेंड का। सही है बेटा, ये ट्रेंड्स पता होने चाहिए। अच्छा, अब बच्चे बोलेंगे सर थर्मल स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी, बेटा वो मैंने बता दिया फर्स्ट लेक्चर में, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के लिए बता दिए। अच्छा, थर्मल डीकम्पोजिशन की बात करें वो बता दिया मैंने, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी के ट्रेंड्स मैंने बता दिए। हाँ, हाइड्रेशन का ट्रेंड यहाँ पे रहता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे रिएक्शंस जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्लीट करवाना। जो काम की बातें थी थोड़ी सी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब हम आते हैं ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी विद वाटर की हम बात करते हैं। एक मिनट। अच्छा बेटा, तो अब हम ग्रुप 2 मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात कर रहे थे, रिएक्टिविटी विथ वाटर। सही है। तो बेटा अब है ना आपको ना इसमें रिएक्टिविटी ना तीन वाटर के तीन उसमें डिस्कस करनी है। सबसे पहली जो रिएक्टिविटी की बात आपने करनी है, सो रिएक्टिविटी विथ कोल्ड वाटर। अच्छा, कोल्ड वाटर का मतलब ये नहीं है चिल्ड वाटर होगा, बर्फ डला हुआ वाटर। कोल्ड वाटर का मतलब ये है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो वाटर होता है, जो नलकों में पानी आता है, केमिस्ट्री की जबान में उसको आप कोल्ड वाटर कहते हो। हॉट वाटर गर्म किया हुआ स्टीम, बेसिकली भाप से, वाटर वेपर्स से आप रिएक्शन करवा रहे हो। सो बेटा जनरली याद रखना कि जब कभी भी आप मेटल को स्टीम से रिएक्ट करवाओगे तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और ऑक्साइड मिलेगा। और जब कभी भी आप वाटर से रिएक्ट करवाओगे तो आपको हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड सोलिबलाइज होकर ना क्या बना लेता है, हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है, और उसके साथ क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये जनरल बात पता होनी चाहिए कि स्टीम में ऑक्साइड्स बनेंगे, वाटर के साथ हाइड्रो ऑक्साइड्स बनेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात ये सुनना है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लैश आता है बुक्स के अंदर और डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर। यहां तक तो बात क्लियर है कि बेरिलियम अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी में वेरी लीस्ट रिएक्टिव, सबसे ऊपर है ग्रुप में। सो वो कोल्ड H2O, कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर से तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। लेकिन स्टीम से कुछ किताबों में कई जगहों पे ये लिखा है कि स्टीम से बेरिलियम रिएक्ट कर जाता है। और अगर हम फेडरल बोर्ड की किताब में देखें तो वहां उन्होंने ये लिखा है कि नो रिएक्शन, आप रेड हॉट बेरिलियम को कर दो फिर भी वो रिएक्शन नहीं करेगा स्टीम से। सही है। तो ये बात यहाँ पे अपने अपनी किताबों को आप लोग ने बेसिकली फोकस करना है यहाँ पे कि आप लोग की किताब में क्या लिखा है बेटा। क्योंकि समटाइम्स ना बहुत ये केमिस्ट्री में बहुत सारे ये क्लैश आते हैं। सही है, कुछ किताबें कुछ बोलती हैं, कुछ किताबें कुछ बोलती हैं, तो ये आप लोगों को क्या बोलते हैं पता होना चाहिए। तो आपकी किताब में जो इसके बारे में लिखा है वो आप आंसर मार्क करके आओगे। लेकिन मैंने जो पढ़ा है अपने वक्त वो यही पढ़ा है कि स्टीम के साथ एट हायर टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे बेरिलियम रिएक्ट कर जाता है। और आपको पता है जब कभी भी मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनेगा और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो इधर देखो क्या बना, ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। और आपको पता है पहले भी इनिशियली मैं बता चुका हूं और एक दफा आपको रिमाइंड करवाने के लिए, बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब आगे चलते हैं। सो बेरिलियम ना कोल्ड वाटर से करेगा ना हॉट वाटर से करेगा। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से नहीं करेगा लेकिन हॉट वाटर से वो स्लो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट काम की बात बताऊं बेटा, जब आप हॉट वाटर में इसको डालोगे ना ये स्लो रिएक्शन, स्लोली 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 रिएक्शन करेगा, लेकिन बेसिकली एक वक्त आएगा ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। मैं समझाता हूँ क्यों। देखो रीजन ये है कि ये इसलिए स्टॉप हो जाएगा कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ना बच्चा, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है हॉट वाटर, ये क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, मैग्नीशियम स्ट्रिप के ऊपर ना क्या करता है, एक लेयर जमा लेता है, जिसकी वजह से इसका जो वाटर से कांटेक्ट है ना वो खत्म हो जाता है। सही है। सो बेसिकली रिएक्शन अल्टीमेटली स्टॉप हो जाता है। ये चीज सब आनी चाहिए। तो ये मतलब बेसिकली ये कहानी आप लोगों को थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो मैंने आप लोगों को रीजन बता दिया। तो बेसिकली हॉट वाटर के साथ रिएक्शन है मैग्नीशियम का, कोल्ड वाटर के साथ नहीं है, स्टीम के साथ कर रहा है। अच्छा, दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग क्यों आ रहे हैं, तो आप देखो हाइड्रोजन गैस दोनों में बन रही है क्योंकि ये जो मैंने बेसिक स्कीम बताई है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब कभी मेटल स्टीम से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, जब कभी मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो हॉट वाटर से कर रहा है, वाटर से है तो हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, जब स्टीम से कर रहा है तो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन।
अच्छा, अब हम बात करते हैं तो हमें ये नजर आया कि फर्दर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, भाई कोल्ड से भी करके दिखाते हैं, हॉट से भी करके दिखाते हैं, स्टीम से भी करके दिखाते हैं, दे रिएक्ट विद ऑल थ्री। बेसिकली ये क्या बता रहे हैं, मतलब अगर जनरल ट्रेंड देखो तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ रही है, यानी बेसिकली अप द ग्रुप जितना ऊपर हो तो ना वो कोल्ड को भाव दे रहा है ना हॉट वाटर को भाव दे रहा है और स्टीम को भी इतना भाव नहीं दे रहा, बड़े हाई टेम्परेचर पे बेसिकली रिएक्ट करने आ रहा है। मैग्नीशियम पे आते हो थोड़ा सा डाउन द ग्रुप आते हो तो वो हॉट से कर लेता है रिएक्शन, कहता है मैं कर लेता हूँ, कोल्ड से नहीं करूंगा। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम पे आते हो और डाउन द ग्रुप आते हो तो वो लोग कोल्ड से भी कर रहे हैं, हॉट से भी कर रहे हैं, स्टीम से भी कर रहे हैं। सो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये ट्रेंड ये बता रहा है। सही है, इनके रिएक्शन आप लोग को लिखने आते हैं इसी हिसाब से लिख देना, सही है, कुछ भी नहीं है। ये जो जर्नल इसको मेमोराइज करना है बेटा आप लोग ने, ये याद करना है। अब चलो, तो हमने रिएक्शन विद वाटर कर लिया, अब बात करते हैं रिएक्शन विद एयर, रिएक्टिविटी विद एयर कैसी है। सही है, तो सबसे पहले एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन के साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट करते हैं तो नाइट्राइड्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नाइट्राइड्स, मेटल नाइट्राइड्स बनाते हैं। अब तो सुनना, नाइट्राइड आयन क्या होता है, ये देखो N-3 को कहते हो, और ये जो N3-1 है इसको एजाइड आयन कहते हो, नाइट्रेट आयन ये है, नाइट्राइट आयन ये है। सही है बेटा, आप लोगों को कंफ्यूजन सबसे ज्यादा पता है किसमें होती है, ये नाइट्राइड में और नाइट्राइट में। सही है, जब आप प्रोनाउंस करते हो तो दोनों को सेम प्रोनाउंस करते हो और यहीं पे मसला क्रिएट कर देते हो। नाइट्राइट में और नाइट्राइट में फर्क है बेटा, देख लो दोनों आइंस में फर्क है, तो मैंने यहाँ एक दफा आइंस लिख लिए हैं। बात ये है कि बेटा ये भी आप लोगों को याद होनी चाहिए सही तरह, इनके नेम्स और ये कैसे दिखते हैं, मेमोराइज। सही है बेटा, ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग ने याद करनी है केमिस्ट्री में, इनको याद करे बिना काम नहीं चलेगा आपका। सो हमें नजर आया कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जब नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट करते हैं तो मेटल नाइट्राइड्स बनाते हैं। फॉर सपोज देखो मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन गैस से, तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। सही है, अब अगर इसके समझ नहीं आया कि मैग्नीशियम नाइट्राइड ऐसा क्यों दिखा तो थोड़ा सा गौर करो। मैग्नीशियम पे क्या होता है बेटा, +2 चार्ज होता है, नाइट्राइड आयन पे -3, तो बेटा ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, सो ये हो गया Mg3n2, इसलिए मैग्नीशियम नाइट्राइड इस तरह। तो केमिकल फॉर्मूला भी बनाना मैं सिखा रहा हूँ साथ साथ बच्चों, इक्वेशन बनाने के लिए ना केमिकल फॉर्मूला बनाना आनी चाहिए। तो ये चार्जेस, जैसे अभी नाइट्राइड आयन पे क्या है, -3 चार्ज है, मैग्नीशियम आयन पे क्या होता है, +2 चार्ज होता है। ये चीजें आनी चाहिए बच्चों, समझिए, ये चीजें याद होनी चाहिए, इनके बिना आपका कोई बेसिकली आप इक्वेशंस रिएक्शंस नहीं लिख पाओगे, प्रोडक्ट्स नहीं बना पाओगे, केमिकल फॉर्मूला आपको आना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन नाइट्राइड्स को ना जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपको दिखती है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किस तरह, बेसिकली वाटर के साथ रिएक्शन, तो उसको आप हाइड्रोलिसिस कहते हो। तो आपको दिखता है कि जब ये आप अल्कली मेटल्स के नाइट्राइड्स को वाटर के साथ मिक्स करते हो तो आपको मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है और उसके साथ अमोनिया गैस इवॉल्व होती हुई मिलती है। जैसे मैंने मैग्नीशियम नाइट्राइड को वाटर के अंदर मिक्स किया तो मुझे क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ क्या निकलती हुई मिली, अमोनिया गैस। तो बेटा ये रिएक्शन भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ये किताबों में नहीं लिखा है, सही है, ये मैंने अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है बेटा, ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। सही है, वापसी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का तो नाइट्राइड्स बनेंगे, नाइट्राइड आयन N-3 को कहते हैं। सही है, ये आइंस आप लोग को याद होने चाहिए विद नेम, वरना आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने मुश्किल होगी। नाइट्राइड्स जो है जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो उनकी हाइड्रोलिसिस होती है एंड आपको मेटल हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया गैस इवॉल्व होते हुए नजर आती है एंड मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। सही है, मैग्नीशियम नाइट्राइड देखो वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या इवॉल्व हो रही है, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस की स्मेल क्या होती है, तो यहाँ पे मैं उस स्मेल में बता रहा हूँ, पंजेंट स्मेल होती है। क्या होती है, पंजेंट स्मेल। तो ये छोटी छोटी बातें मैं एडिशनल ऐड करता जा रहा हूँ, ये चीजें बेटा आप लोग ने याद करनी। अब आते हैं, हमने नाइट्रोजन के साथ तो रिएक्शन करवा लिया, रिएक्टिविटी विद एयर में नाइट्रोजन के साथ हमने रिएक्शन करवा लिया। अब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब आपकी लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की, मतलब ज्यादा नहीं है, एक्सेस नहीं है, तो हमें नजर आता है कि सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स। सही है, एग्जांपल ले लेते हैं, लिमिटेड सप्लाई में मैग्नीशियम, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही है, बैलेंस कर लेते हैं, सही है, बैलेंस हो गई। इस तरह कैल्शियम को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्ट करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। सही है,
सो बेसिकली ग्रुप टू मेटल्स इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स। इसी तरह ग्रुप वन भी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्साइड्स ही बना रहे थे। सही है, जब एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन थी तो वहां सुपर ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स और लिथियम तो खाली ऑक्साइड बना रहा था। ये ग्रुप वन का आपको याद होगा, हमने प्रीवियस किया, हमने बेसिकली लेक्चर्स में किया है जब हम अल्कली मेटल्स डिस्कस कर रहे थे। अब जब ये एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी ना बेटा, तो ये थोड़ा सा बोलेंगे कि यार अब तो ऑक्सीजन ज्यादा है, तो अब ये क्या करेंगे, स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूं कि जब एक्सेस ऑक्सीजन होगी तो जो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये तो ऑक्साइड ही बनाएंगे। जैसे लिमिटेड सप्लाई में काम कर रहे थे वैसे ही ये एक्सेस सप्लाई में भी काम करेंगे, यानी ये इनके ऑक्साइड ही बनेंगे। लेकिन जो स्ट्रॉन्ट्रियम है और बेरियम है, ये पता है क्या, एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में पर ऑक्साइड्स बना लेंगे। यानी अगर कोई लिखता है कि एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दिए बेरियम को, एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा, बेरियम ऑक्साइड नहीं, अब क्या बन जाएगा, बेरियम पर ऑक्साइड, BaO2। सही है। इसी तरह स्ट्रॉन्टियम को एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में आपने रिएक्ट करवा दिया, बर्न कर दिया है, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको स्ट्रॉन्टियम पर ऑक्साइड मिलेगा। सो बेसिकली पर ऑक्साइड कौन से दो अल्कलाइन अर्थ मेटल बनाते हैं, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम, एंड बाकी एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में भी ऑक्साइड बनाते हैं। तो इनका एक्सेस सप्लाई या लिमिटेड सप्लाई में देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का दोनों में ऑक्साइड बनेगा। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्टियम और बेरियम की बात करें तो वो लिमिटेड सप्लाई में ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन जब एक्सेस सप्लाई होगी तो वो पर ऑक्साइड बनाएंगे। सही है। एंड ये जिस तरह मैंने लिखे है ना, इसको इसी तरह याद रखना। ये जो जर्नल में लिखता हूँ ना, M+O2 MO एंड MO2, ये याद कर लिया करो बेटा, ये तुम्हें इक्वेशन बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। ये देखो ऊपर भी मैंने यहाँ पे भी जर्नल लिखी है, अगर ये देखो यहाँ पे भी मैंने ब्लू में जर्नल वो लिखी है इक्वेशंस, तो ये बेटा जर्नल इक्वेशंस एक तो मैं बैलेंस करके लिखने की कोशिश करता हूँ, एंड दूसरा ये है कि क्या बोलते हैं, अगर नहीं भी की हो बैलेंस तो बैलेंस करके दिखा देता हूँ। तो ये जर्नल याद रखोगे ना तो इजी हो जाएगा हमारा रिएक्शन लिखना और बेसिकली आंसर को अटेम्प्ट करना, MCQs के जवाब देना। अब जो अगला रिएक्शन है बच्चों, अगला रिएक्शन जो है वो है आपका रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हमने ये देखा कि जब आप रिएक्शन करते हो क्या बोलते हैं, ग्रुप टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का विद हाइड्रोजन, तो आपको हाइड्राइड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, हाइड्राइड्स। अच्छा वो आयनिक हाइड्राइड है कि नहीं है, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि कौन से हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड है, कौन से नहीं है। तो याद रखना, ग्रुप टू में जो ऊपर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, वो जब कभी भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्राइड बनाएंगे और वो पॉलीमेरिक फॉर्म होंगे, यानी पॉलीमर। बेसिकली ये अकेले BeH2 की फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ये आपस में मिल जाएंगे और बड़ा एक पॉलीमर बना लेंगे। पॉलीमराइजेशन आपने सुनी होगी कि छोटे छोटे मोनोमर्स आपस में मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसको आप कहते हैं पॉलीमर। तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलते हैं बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड। सही है। एंड क्या है, इनका कोवलेंट नेचर होता है। क्या होता है, कोवलेंट नेचर होता है। इसके पीछे रीजन है चार्ज डेंसिटी, इसके पीछे रीजन है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही है। सो एंड बेसिकली बहुत सारे रीजन है, लेकिन द पॉइंट इज अभी इतना याद होना चाहिए कि जो बेरिलियम का हाइड्राइड होता है एंड मैग्नीशियम का हाइड्राइड होता है वो कोवलेंट होता है। एंड एक और, अगर हम ग्रुप वन की बात करें तो ग्रुप वन में मैंने बताया था सारे आयनिक हाइड्राइड होते हैं, लेकिन एक चीज स्किप हो गई थी वहां पे कि बेटा लिथियम, जो लिथियम हाइड्राइड होता है ग्रुप वन मेटल में, वो भी क्या होता है, कोवलेंट होता है। और आपको एल्यूमिनियम के भी ना थोड़ा सा कोवलेंट नेचर आपको नजर आएगा। तो ये चार है ना, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके आपको ना थोड़े थोड़े जहां आयनिक बनने चाहिए वहां आपको ना या इनका थोड़ा थोड़ा कोवलेंट नेचर नजर आएगा। और ये आप जब पीरियोडिसिटी हम पढ़ेंगे ना तो वहां पे भी आपको ये बहुत सारे ट्रेंड्स मिलेंगे। सही है कि NaCl हाइड्रेशन करके दिखा रहा है जब उसको पानी मिला रहे हो, लेकिन जब आप मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड को पानी में मिला रहे हो तो वहाँ हाइड्रोलिसिस हो रही है, पीएच एसिडिक हो रही है पानी की। तो बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी। अब ये बातें समझ नहीं आ रही, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेरिलियम का हाइड्राइड इस पॉलीमेरिक फॉर्म में मौजूद होता है, मैग्नीशियम का भी हाइड्राइड पॉलीमेरिक में, और बेरिलियम का क्लोराइड BeCl2 भी पॉलीमेरिक फॉर्म में आपको मिलता है। सही है। ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बना के दिखाऊंगा बाकायदा पॉलीमर किस तरह दिखता है। अभी ये याद रखना पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलता है एंड ये कोवलेंट इन नेचर होते हैं। एक और मैंने एक्सेप्शन बता दिया कि लिथियम हाइड्राइड भी क्या होता है, कोवलेंट इन नेचर होता है, ग्रुप वन का हाइड्राइड। बाकी ग्रुप वन एंड ग्रुप टू के हाइड्राइड क्या होता है, आयनिक हाइड्राइड होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम और लिथियम को छोड़ के बाकी ग्रुप वन एंड ग्रुप टू के हाइड्राइड क्या होते हैं, आयनिक हाइड्राइड होते हैं। जैसे हम बात करें कैल्शियम का, हम रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ तो कैल्शियम हाइड्राइड बन रहा है, ये क्या है, आयनिक हाइड्राइड है। आयनिक हाइड्राइड है। सही है, आयनिक इन नेचर है। सही है, आयोनिक हाइड्राइड। सही है।
अच्छा, इसका दूसरा नाम इसको ना हाइड्रोलिथ भी कहते हैं। अब बच्चों को ना नहीं पता होता है ये, वो कहता है मैंने हाइड्रोलिथ के ना पानी से रिएक्ट करवा दिया, बताओ क्या बनना होगा। अभी हमने पानी से रिएक्शन नहीं पढ़ा, हाइड्राइड का ग्रुप 1 का पढ़ा था, इनका भी पढ़ लेंगे, लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जिसको हाइड्रोलिथ नहीं पता होगा वो इसका जवाब कैसे देगा, क्योंकि उसके दिमाग में CaH2 आएगा ही नहीं बच्चों। तो पहली बात ये भाई, हाइड्राइड हाइड्रोलिथ किसको कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि आयनिक हाइड्राइड का रिएक्शन विद वाटर हम देखते हैं क्या है। रिएक्शन ऑफ आयोनिक हाइड्राइड विद वाटर। तो हमें ये बात नजर आई कि जो आयोनिक हाइड्राइड है जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है, और ये हमने ग्रुप 1 में भी पढ़ा था कि आयनिक हाइड्राइड जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है, अच्छा आयनिक हाइड्राइड की बात कर रहा हूँ, कोवेलेंट ये जो हाइड्राइड बनने इनका मत करवाना, पता चला इनको तुम पानी से रिएक्ट करवा रहे हो और यही रिएक्शन शो कर रहे हो, नहीं ये नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर कोवेलेंट इन नेचर। एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अटक गया है, 2 मिनट हम पॉज करते हैं। हो गया मेरे ख्याल से सही, हो गया मुझे लगा रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। सो आयनिक हाइड्राइड का, जितने भी आयनिक हाइड्राइड है उनको जब आप पानी से रिएक्ट करते हो तो आपको मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ आपको हाइड्रोजन गैस निकलती हुई नजर आती है। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई नजर आती है। सही, हम ले लें कैल्शियम हाइड्राइड, ले लें राइनोलिथ कह रहा हूँ, हम ले लें हाइड्रोलिथ की बात कर ले, तो हाइड्रोलिथ को हम पानी में डाल रहे हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और उसके बाद क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। सही है। अब हम अब हम इसको बैलेंस कर लें तो मेरे ख्याल से ये बैलेंस है, पर थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। 2 2 4 एंड 4 2 6, इधर देखो, 2 2 4 2 2 4, सही है। लेकिन ये है कि अगर हम ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन 2 हुए हैं, तो हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब ये हो गए 6, 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, एक एक कैल्शियम से बैलेंस हो गया। तो जनरल ट्रेंड क्या है, आयनिक हाइड्राइड जब कभी, आयोनिक हाइड्राइड्स की बात हो रही है, जब कभी भी वाटर से रिएक्ट करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। सही है बच्चों। सो ये यहाँ पे मैं यहाँ रोक रहा हूँ बेटा, हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है एंड ये आप लोगों की किताबों में नहीं है बच्चा, तो मुझे बहुत ज्यादा कलेक्ट करना पड़ रहा है ये चीजें, तो टाइम लग रहा है इसलिए। लेकिन ये है कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक एक चीज एज ब्लॉक, यानी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 से रिलेटेड एक एक चीज कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा।